जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जी के प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि ये आस्था ये इसका टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लोग। इसके पहले दृष्टि और इडुटेरिया और साथ में के जीएस यानी खान सर का जो टेस्ट है ये भी देख रहे हैं लोग। और भी मार्केट में जितना होगा सभी देख लिया जाएगा। तो ये पहला टेस्ट है, तो चलिए इसे देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि 2025 में मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर आपका अमेरिका की खाड़ी कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनवरी 2026 में पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, संगम कुमार साहू को नियुक्त किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। करंट अफेयर इसमें देखिए 30-35 होगा और सभी ये फुल लेंथ टेस्ट है तो सभी विषय से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा का नंबर, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश को देखिए कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है, सोया राज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा। कान्हा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान ये भी वहीं पे है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25वें IIFA अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अगर पुरस्कार देखिएगा तो एनिमल को दिया गया है। तो राइट आंसर ए सही होगा। एनिमल आप जानते ही होंगे, रणबीर कपूर का ये फिल्म है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का इसमें चुनाव करना है। तो इसमें अगर सत्य कथन का बात किया जाए, पहला देखिएगा कि उनका निधन 23 सितंबर 2025 को 88 वर्ष के आयु में हुआ, ये सही है। उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च ज्ञान पीढ़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। नौकर की कमीज उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी सही है। उन्हें 2023 में पेन या नाबुको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कि चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 के बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है होप मिशन की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई। तो होप मिशन जो है ये आपका इसरो के द्वारा चलाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और होप मिशन इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन को इसरो ने लॉन्च किया है। यह लद्दाख में ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, तो ये याद रखिएगा। इसका मकसद क्या है अगर ये पूछे तो मंगल ग्रह जैसी कंडीशन को सिमुलेटेड करना है, यानी कि उसको इकट्ठा करना है जो डाटा होता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए छठा के बाद सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है विश्व बाघ दिवस 2025 का थीम क्या है। तो देखिए कि विश्व बाघ दिवस का थीम आपका इसमें बाघ बचाओ जंगल ये तो नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और देखा जाए कि इंडियन पीपल एंड लोकल कम्युनिकेशन एंड द हार्ट के द्वारा टाइगर का भविष्य सुरक्षित करना, ये आपका थीम था। तो इसका थीम क्या था, तो इंडियाज पीपल्स एंड लोकल कम्युनिकेशन एट द हार्ट, यानी कि लोकल जो देखिएगा कि आसपास के जो व्यक्ति रहते हैं उनको इकट्ठा करना और सुरक्षित करने में मदद करने के लिए प्रेरित करना। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करना है। और इसमें कथन क्या है, तो देखिएगा पहला कथन है शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, ये पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं जो स्पेस इंटरनेशनल में गए हैं। ISS मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला का चयन नासा और इसरो के मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम के तहत किया गया है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि इन्हें किस लिए किया गया है, तो जो पायलट होते हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, बेगूसराय, नई दिल्ली, इन सभी जगह पे किया गया था।
तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर। सितंबर 2025 के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले नए H1B वीज़ा आवेदकों के लिए अमेरिकी सरकार ने कितना नया प्रवेश शुल्क लागू किया है? तो ये प्रवेश शुल्क आप देखिए कि $1 लाख कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। दिसंबर 2005 IIT पटना द्वारा बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर किस नाम से उद्घाटित किया गया है? तो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर मिला है और ये याद रखिएगा, इसका नाम है परम प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी यही क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था, लेकिन बिहार का परम प्रकृति है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है इसमें से। पहला में दिया गया है डिजिटल जनगणना 2027 भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। ये एकदम सही है। ये इसके जनगणना 2027 है, इस पर एक क्लास भी आ चुका है जो बहुत डिटेल में है, एक बार आप देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना हमेशा बना रहेगा। दूसरा का ऑप्शन देखिए कि पहली बार जनगणना की प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो मोबाइल वेब पोर्टल्स के द्वारा ये किया जाएगा, तो ये भी आपका सही है। इस जनगणना में पहली बार जाति जनगणना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शामिल करने का निर्णय लिया गया है, ये भी सही है। जनगणना का प्रथम चरण आवास गणना और अप्रैल सितंबर 2027 में संपन्न किया जाएगा, तो ये भी आपका सही है। 2 चरणों में होगा, पहला में आवास से संबंधित पूछा जाएगा, फिर इसके बाद जनगणना किया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल बनाया गया है, वीडियो देख लीजिए। और इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, चारों सही है। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, दिसंबर 2025 में स्वीकृत VBG रामजी अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए विचार किया जाए और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए दिया गया है, यह अधिनियम मनरेगा का उन्नत संस्करण है जो ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार गारंटी देता है। एकदम सही है, पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन हो गया है। नए कानून के तहत मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान है, ये भी आपका सही है। आवेदक के 30 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा, ये भी सही है। इस मिशन के तहत निधि साझीकरण अनुपात केंद्र और राज्यों का, यानी केंद्र का 60% और राज्यों का 40% निर्धारित किया गया है, ये भी सही है। तो इस प्रकार देखिए चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित आयकर अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें देखिएगा, पहला में दिया गया है, यह कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर 1961 के पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगी, ये सही है। नए अधिनियम के धाराओं की संख्या को घटाकर 536 कर दिया गया है, ये भी सही है। वित्त वर्ष 2025-26 से पुरानी कर व्यवस्था स्वतः विकल्प होगी, ये भी आपका सही है। नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है, ये भी सही है। तो देखिए कि चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेज़बानी के लिए भारत के किस शहर को चुना गया है? तो ये आपका अहमदाबाद हो जाएगा, जो गुजरात में होगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक, यानी वैश्विक भूख सूचकांक या भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना था? तो भारत का जो स्थान था 102वें नंबर पे था, यानी काफ़ी पीछे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये कौन जारी करता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, कहीं पूछ दे। अगला क्वेश्चन है भारत का 94वां रामसर स्थल गोगाबिल झील किस राज्य में घोषित किया गया है? तो ये तो आप भी जानते हैं कि ये बिहार में, और बिहार के भी कौन सा जिला हो जाएगा? तो कटिहार हो जाएगा, तो कटिहार याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही इसका चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, यह संशोधित योजना 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी, सही है। आरबीआई ओम्बड्समैन की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, ये भी सही है। आरबीआई ओम्बड्समैन के पास
लाए जाने वाले विवाद की राशि कोई ऊपरी सीमा नहीं है, ये भी सही है। ओम्बड्समैन अधिनियम 30 लाख तक का मुआवजा प्रदान करने की शक्ति रखता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार देखिए चारों सही है और चारों ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है नीचे दिए गए सूचकांक प्रतियोगिताएं और योजनाएं उनके संबंधित विवरण से मिलाइए, तो मिलान करना है। तो देखिएगा इसमें पहला में दिया गया है सतत व्यापार सूचकांक, तो सतत व्यापार सूचकांक ये कितना स्थान पे है, तो भारत 23वां स्थान पे है, तो एक का आपका एक हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट गया। इसके बाद देखिएगा राज्य खनन तत्परता सूचकांक, ये मध्य प्रदेश शीर्ष पे है, ये भी आपका बी का 2 हो जाएगा, तो बी का 2। उसके बाद देखिएगा कि ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2025 जोरावर सिंह संधू कांस्य पदक जीते हैं, ये आपका सी का 3 हो जाएगा। सुल्तान जोहर कप भारत रजत पदक जीता है 2025 में, तो डी का 4th हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सतत व्यापार सूचकांक 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है या कथनों को पढ़िए, और इसमें देखिएगा कि कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 का आयोजन 20 अक्टूबर 2025 को किया गया था, एकदम सही है। इसका आयोजन भारत में किया गया, ये भी सही है। इसका उद्देश्य कंपनियों और व्यवसायों की सतत विकास और पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, ये भी सही है। तो इस प्रकार देखिएगा कि सभी तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए सम्मेलनों का उनके स्थान या मेजबान देश से मिलान कीजिए, तो इसमें मिलान करना है। देखिए कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, तो ये 4th हो जाएगा एक का, तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 ये आपका कहाँ हुआ था, तो ये आपका थाईलैंड में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ हुआ था, तो ये कनाडा में हुआ था। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका ब्राज़ील में हुआ था। तो इस प्रकार अगर मिलान करेंगे लोग तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर नहीं। इसमें आपका पूछा जा रहा है प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं और उनके मुख्यालय के बारे में सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा मुख्यालय जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही है। तो देखिए विक्रम साराभाई केंद्र ये बेंगलोर नहीं होगा। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का एक प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र है जो भारत के उपग्रह और रॉकेट प्रशिक्षण वाहनों के लिए ये काम करता है। इसका अगर शुरुआत का बात किया जाए तो 1962 में थुम्बा में किया गया था, तो इसका याद रखिएगा ये आपका नहीं होगा, ये आपका गलत इसमें किया गया है, बेंगलोर नहीं होगा, ये आपका त्रिपुरम हो जाएगा केरल। तो ये याद रखिएगा इसका त्रिपुरम हो जाएगा केरल की राजधानी। इसरो का बेंगलोर में है, ये तो सही है। और बार्क का मुंबई ये भी सही है। आयकर का आपका दिल्ली हो जाएगा और DRDO का बेंगलोर हो जाएगा। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख संस्था और उसके प्रमुख के बारे में असत्य कथन का इसमें चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका इसरो के चेयरमैन डॉक्टर B नारायण है, ये एकदम सही है। DRDO के चेयरमैन समीर B कामत ये भी सही है। परमाणु ऊर्जा आयोग के देखिएगा अजीत मोहन सिंह ये भी सही है। नीति आयोग के ये राजीव कुमार दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार लगभग 5 वर्ष तक थे, लेकिन अब देखिए डॉक्टर सुमन के बेरी को बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा डॉक्टर सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है नाभिकीय ऊर्जा मैप में शामिल नहीं है, यानी कौन सा नाभिकीय ऊर्जा मैप इसमें नहीं है। तो ये अब देखिए कि नालंदा जो है ये तो पहले शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, बिहार में पड़ेगा, ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कलपक्कनम ये आपका तमिलनाडु में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। कैगा देखिएगा ये आपका नरोला उत्तर प्रदेश और ये आपका कर्नाटक में है। तो ये सभी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोशल मीडिया तथा उनके संस्थापकों के बारे में असत्य कथन इसमें से चुनना है, यानी कौन उसके फाउंडर नहीं है या उसके अध्यक्ष नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए कि फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, अच्छा इसमें देखिए सभी कोई नहीं, अच्छा ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए देखा जाए।
फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं, तो ये तो सही है। यूट्यूब के स्टीव चैन, ये भी हैं। इंस्टाग्राम के केविन सिंड्रोम, ये भी हैं। टेलीग्राम के आपके पावल डुबोर हो जाएंगे, ये भी हैं। तो देखिए कि सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल माइंड का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को बोला जाता है। तो ये तो आपका विविध क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक कृत्रिम बुद्धि का उपयोग आप करते हैं? तो किस एक में करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि IRCTC, ये दिशा, ये तो सही है। SBI, ये भी आपका सही है। आज तक, सना, ये भी सही है। तो इस प्रकार देखिएगा कि तीनों का तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पानी का शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो pH मान का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है। अगर 7 रहेगा pH मान तो सबसे शुद्ध माना जाएगा। COD इसका भी उपयोग किया जाता है, और BOD इसका भी उपयोग किया जाता है। तो देखिए कि तीनों का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली या देश के विभिन्न भागों के वायु की शुद्धता के लिए प्रयुक्त AQI का आदर्श मान कितना होना चाहिए? तो AQI का आदर्श मान अगर देखिएगा तो 1 से 50 के बीच में अगर रहेगा तो उसे सही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एयर क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है समय के मात्रक के संदर्भ में कौन सुमेलित है? तो इसमें बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो आपका एक सूर्य मास, यानी 365 दिन का एक सूर्य मास होता है। तो ये आपका ये देखिए एक सूर्य मास यहाँ पे आपका आंसर जो इसका सीट है उसमें गलत दिया है। एक सूर्य मास आपका 30 दिन का होता है, लेकिन इसमें 30 या 31 दिन और कभी कभी 29-28 दिन का भी होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछना चाहिए समय के मात्रा के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। बाकी एक वर्ष 12 सौर मास होता है, एक चंद्र मास में 28 दिन और एक अधिवास में 366 दिन होता है। तो ये तीनों सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो इसमें असत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें देखिए पहला में दिया गया है हृदय अपस्रव आवृत्ति का कंपन करता है, एकदम सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होता है। देखिए कि ध्वनि का जो गति होगा, जिसमें ज़्यादा कण होगा उसमें ज़्यादा उसका स्पीड रहता है। तो ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होता है, अधिक नहीं होता है, कम होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो ये आपका गलत है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग की जाती है, ये भी सही है। पराश्रव की ध्वनि आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ये भी सही है। श्रव ध्वनि जो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को पराश्रवणी ध्वनि बोलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत बताना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणों का उपयोग जाली दस्तावेज को पता करने के लिए किया जाता है? तो ये परावैज्ञानिक किरणों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए परावैज्ञानिक किरण का विधन क्षमता अलग अलग होता है, और उससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा जाली दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना दृष्ट भ्रम नहीं है? यानी कि दृष्ट भ्रमण नहीं है, यानी कि वो भ्रमित नहीं कर रहा है, ये आपसे बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, पहला में दिया गया आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये एकदम सही है। आकाश में ध्रुव तारा जो दिखाई दे रहा है वो आपका दृष्टि भ्रमण नहीं कर रहा है। आकाश में तारे का टिमटिमाना, ये आपका दृष्टि भ्रमण कर रहा है। गोधूल से सूर्य का माप, यानी कि शाम का या सुबह का जो समय रहता है तो वो लाल दिखाई देता है, उसी को बोला जाता है। तो ये भी नहीं होगा। उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है प्रतिदीप्ति पदार्थ और उससे उत्पन्न प्रकाश का रंग को सुमेलित करना है। तो इसमें अगर सुमेलित किया जाए तो देखिएगा फ्लोरिसिन आपका ये क्या है? तो ये आपका हरा हो जाएगा, हरा रंग। और जिंक सिलिकेट ये आपका नीला रंग हो जाएगा। कैडमियम बोरोन देखिएगा ये आपका गुलाबी होता है। और मैग्नीशियम टंगस्टन ये आपका श्वेत होता है।
तो ये आपका एक प्रकार पदार्थ है और उसका ये पूछा जा रहा है कि किस कलर का होता है। तो ये मिलान करेंगे लोग तो 1 का 3, तो ये तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, किस तत्व के परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है, यानी किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है, इसे नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जेड से आपका सूचक है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी जो परमाणु है, परमाणु का निर्माण 3 एलिमेंट से बनता है, एक आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक आपका इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है और नाभिक जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, चांदी का मुख्य अयस्क क्या है। तो चांदी का मुख्य अयस्क अर्जेंटाइन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन सा लवण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। विद्युत वाहनों में मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है, तो इसमें देखिएगा कि आपका लिथियम का प्रयोग बैटरी के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपका मिलान करने के लिए दिया गया है, तो चलिए मिलान किया जाए। इसमें देखिए वाशिंग सोडा, इसका आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा। तो ये कट गया और ये कट गया। इसके बाद देखिएगा कि कास्टिंग सोडा, ये वाशिंग सोडा है, कपड़ा धोने ये सब में काम आता है। ये कास्टिंग सोडा है, ये खाने में काम आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे बोला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे है। इसके बाद नीला थोदा, ये आपका हो जाएगा इसका कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और हाइपो, ये आपका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए 1 का 4, बी का 1, तो ये कट गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी के हेलोजन ग्रुप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया है किसी आवर्त में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हैलोजन है, ये आपका सही है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है, ये भी आपका सही है। ब्रोमीन जो कांच पर प्रहार कर सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ब्रोमीन कांच पर प्रहार नहीं करता है और ब्रोमीन देखिए कांच में रखा जा सकता है। फ्लोरीन सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें असत्य पूछा रहा है ना, तो आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने हेतु या सकते लैंपों में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने हेतु या सकते लैंपों में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नियोन का प्रयोग किया जाता है, नियोन गैस का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। तो असत्य कथन इसमें बताना है, नेप्थोलॉन और डेक्रोन बहुलक है, एकदम सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। पॉलीथीन और पॉलीएलेथिलीन का बहुलक है, ये आपका ये भी सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोफिन है, क्लोरोफिन प्राकृतिक रबर नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि जो प्राकृतिक रबर होता है ये लेक्टस के रूप में पाया जाता है, तो उसे प्राकृतिक रबर बोला जाता है। क्लोरोफिन एक संश्लेषित रबर है जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी गलत है और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित रोग और प्रभावित अंग को सुमेलित कीजिए। तो इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। डायरिया जो होता है पाचन तंत्र से संबंधित होता है, तो एक का आपका 2 हो जाएगा। और देखिए डायरिया दूषित भोजन दूषित पानी पीने से होता है, तो एक का आपका 2 सही है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। उसके बाद देखिए कि आपका एस्केरिएसिस, ये आपका छोटी आंत से संबंधित है। क्षय रोग तो आप जानते ही हैं, ये फेफड़े से संबंधित है। और निमोनिया आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन है,
हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन इसमें बताना है। देखिए कि रक्त में ऑक्सीजन का संचार करना इसका काम है, तो एकदम सही है। यह लौ युक्त यौगिक है, ये भी आपका सही है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, एकदम सही है। रक्त देखिएगा कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यह कहें कि 3 भागों में से हम लोग बांट सकते हैं। एक आपका हो जाएगा आरबीसी, जो हीमोग्लोबिन के संदर्भ में ये बता रहा है, तो ये हो जाएगा रेड ब्लड सेल, इसे फुल फॉर्म होता है। एक होता है डब्ल्यूबीसी, ये वाइट ब्लड सेल होता है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में काम करता है। तो देखिए कि इसका राइट आंसर तो सी सही हो जाएगा, गलत पूछ रहा है तो इन दोनों को मिलाकर और साथ में प्लाज्मा ये आपका तीनों भाग मिलके और ब्लड का निर्माण करता है लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर लगातार कोई व्यक्ति सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक उपवास करता है तो उसके लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए कि उसके लीवर पर आपका प्रभाव पड़ेगा, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी व्यक्ति में भीमकाय या बौनापन है तो वो किस हार्मोन के कारण है? यानी कभी कभी देखिए कि कोई व्यक्ति रहता है, उसका शरीर पूरा भीमकाय हो जाता है और कोई बौना ही रह जाता है, तो इसके पीछे हार्मोन काम करता है, और वो कौन सा हार्मोन होता है? तो ये होता है ACTH हार्मोन, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न पौधे और उनके वनस्पतीय नाम से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसका एक वैज्ञानिक नाम से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि तुलसी का वैज्ञानिक नाम हॉली बासिल होता है, और हल्दी का करकुरमा होता है, नीम का आज़ादी रचना होता है, और आम का देखिएगा कि इंडिका मैग्नीफेरा इंडिका होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी ही सही होगा, क्योंकि गलत इसमें पूछा जा रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। कौन सा इसमें असत्य है, यानी कौन सा इसमें सही से नहीं मिलाया गया है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल, ये तो आपका सही है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी आपका सही है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ये भी आपका सही है। विटामिन ई का ग्लूकोमा दे रहा है, ग्लूकोमा नहीं होगा, टेकोफेरल हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो टेकोफेरल होता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, गलत चुनना था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, अनुवांशिकी से संबंधित असत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि मानव जीनोम, ये आपका देखिए अनुवांशिकी जनक मंडल के द्वारा किया गया था, ये एकदम सही है। डॉली क्लोन, ये यान बिलमुट के द्वारा ये बनाया गया था। स्टेम सेल की खोज जेम्स टिल के द्वारा, ये भी सही है। मानव जीनोम राजीव बहल नहीं होगा, तो ये आपका 49 का राइट आंसर डी सही हो जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है संविधान सभा के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से कौन सा असत्य है, ये हम लोग को बताना है। तो संविधान सभा के बारे में हम आपको पढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे देखिएगा कि सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। तो देखिए कि ये आपका सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष तरीका से किया गया था। 10 लाख जनसंख्या पे एक आपका मेंबर चुना गया था, तो ये आप याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, ये भी सही है। और संविधान सभा के देखिएगा कि पहला जो बैठक हुआ था उसमें अध्यक्षता अस्थायी तौर पे सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरका में देखिएगा कि संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपका सही है। संविधान सभा की कुल संख्या कितना था? तो 385 था, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार देखिएगा 385 दे रहा है, 1 मिनट, ये देखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया है, 385 नहीं 389 होना चाहिए था, तो मिसप्रिंट हो गया होगा। तो 1 2 3 तो सही है, तो इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं दिया है, इसमें दिया गया है सभी, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में असत्य है। तो भारतीय संविधान के बारे में असत्य कौन सा है? तो इसमें कुल अनुच्छेद 448, ये आपका सही है। कुल भाग 25 है, कुल अनुसूचियाँ 11 नहीं 12 है। ये वर्तमान पूछ रहा है, तो ये 12 है। और विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान लागू हुआ था इसीलिए।
तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है 52, अनुसूचियों और उनके विषय के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखिएगा कि अनुसूची 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, एकदम सही है। अनुसूची 2 में वेतन के बारे में बात किया गया है, ये भी आपका सही है। अनुसूची आपका देखिएगा कि 6ठी में ये लोकसभा सदस्य, ये आपका सही नहीं है, गलत है। इसमें जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, तो ये आपका गलत है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूची 10 में दल बदल कानून, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर है, मूल भारतीय संविधान में लिखित एक मौलिक अधिकार जिसे बाद में संवैधानिक अधिकार बना दिया गया वह है, तो वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका संपत्ति का अधिकार। देखिए पहले मूल अधिकार में यानी मौलिक अधिकार में था, लेकिन अभी देखिए कि आर्टिकल 300 के क में दिया गया है और ये एक विधि अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है संसदीय समितियों के बारे में असत्य है। तो संसदीय समितियों के बारे में कौन सा असत्य है ये बताना है। तो देखिए कि आपका केक की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करता है, एकदम सही है। संसदीय समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों का अनुपात 2:1 है, तो ये भी आपका सही है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा सदस्य होते हैं, ये भी आपका सही है। प्राक्कलन समिति देखिए कि सबसे बड़ा समिति होता है, इसमें 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के, तो ये भी सही है। भारतीय संसद में केवल 2 वित्तीय समितियां हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, 2 से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार है, तो किसके पास है? तो ये आपका संसद के पास है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी किसके पास सबसे ज़्यादा है। तो देखिए कि इसमें आपका यूपी में 80 है, तो सबसे ज़्यादा यूपी में है 80। उसके बाद महाराष्ट्र आपका 48 है, और उसके बाद बंगाल देखिएगा तो 42 हो जाएगा बंगाल में, और बिहार में 40 तो आप जानते ही हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिएगा कि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका राष्ट्रपति 5 लाख उनका वेतन है, एकदम सही है। उपराष्ट्रपति का देखिएगा कि ये 4.5 लाख दिया है, 4.5 लाख नहीं 4 लाख होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राज्यपाल 3.5 लाख और प्रधानमंत्री 1.6 लाख, ये आपका सब सही है। तो इस प्रकार देखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन तथा उसके विषय के बारे में सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका देखिएगा कि संविधान संशोधन आर्टिकल 52 के तहत दल बदल विरोध प्रतिषेध ये कानून लाया गया था, एकदम सही है। और संविधान संशोधन 46 ये अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है, ये भी सही है। संविधान संशोधन 91 ये आपका मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया। संविधान संशोधन 101 ये आपका जीएसटी से संबंधित है, तो ये आपका याद रखेगा। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण देखिएगा कि संविधान संशोधन 103वां में किया गया था 10% का आरक्षण, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विभिन्न अनुच्छेदों तथा उनके विषय के बारे में असत्य है, तो इसमें कौन सा असत्य है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार, सही है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, ये भी सही है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये भी सही है। अनुच्छेद 72 ये आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति का त्यागपत्र इसमें नहीं दिया गया है। अनुच्छेद आपका 56 के 1 में बताया गया है राष्ट्रपति के त्याग के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार विभिन्न घाटे के अनुमान के बारे में सुमेलित हैं, तो ये आपका राइट आंसर राजकोषीय घाटा 4.3 ये आपका अच्छा अनुमान के बारे में सही सुमेलित है, तो ये तो आपका 4.3 नहीं होगा, ये तो गलत है, ये भी गलत है। प्रभावी राजस्व घाटा 3%, ये आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार करों से आय के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है। जीएसटी
ये आपका निगम कर, ये भी सही सुमेलित है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है मौलिक नीति में बैंक द्वारा आरबीआई के पास जमा पर जो ब्याज मिलता है तो उसके बारे में बताना है। अच्छा, ये कौन कौन ब्याज मिलता है ये बताना है। मौद्रिक नीति में बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जमा पर जो ब्याज मिलता है तो इसमें कौन कौन है ये बताना है। तो ये देखिएगा कि आपका रेपो दर तो ये आरबीआई सेट करता है, ये नहीं होगा, तो एक जिसमें है वो काट दीजिए। उसके बाद देखिए अस्थाई जमा सुविधा, ये आपका सही है। रिवर्स रेपो रेट ये मिलता है अगर कोई बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करता है तो उस पर मिलता है, तो ये हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात, ये CRR, ये भी आरबीआई जारी करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो इसमें देखिएगा कि अगर सुमेलित किया जाए तो SLR ये आपका कितना है, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका SLR 18% है, तो ये आपका A का 1 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। CRR 5.25 है, ये हमेशा बदलते रहता है, तो जब भी एग्ज़ाम देने जाना है तो उसके 1 सप्ताह पहले देख के जाना है। तो CRR अभी 5.25% है। वहीं पे देखिएगा कि आपका RR ये आपका 3% है, और RRR ये आपका कितना हो जाएगा, तो 3.35% हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंकों में सेवाओं की शुरुआत के संदर्भ में असत्य है, तो कौन सा असत्य है ये बताना है। तो ATM आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये आपका 1987 में आया था, एकदम सही है। भीम ऐप 2016, ये भी सही है। भुगतान बैंक सेवा, ये 2017, ये भी आपका सही है। NPIL की स्थापना 2005 में किया गया था, तो ये आपका गलत है। तो ये आपका NPIL 2017 में ही लाया गया था, ये भी, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेबी के बारे में सत्य है, तो सेबी के बारे में क्या सत्य है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका स्थापना 1988 में किया गया था, एकदम सही है। वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था, ये भी सही है। प्रमुख कार्य शेयर बाजार विनियमन, ये आपका ये भी सही है। वर्तमान चेयरमैन श्रीमती माधवी पुरी है, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, इसमें देखिएगा कि विभिन्न पोर्टल तथा उससे संबंधित विषय का सही संबंध है, तो इसमें सही संबंध कौन सा है ये आपको बताना है। सरकारी सारथी, ये परिवहन से सारथी पोर्टल परिवहन से संबंधित है, ये आपका सही है। और उसके बाद देखिए कि बिहान पोर्टल, ये बिहार कृषि से संबंधित है, ये भी सही है। नीतीश पोर्टल आपदा जागरूकता से है, ये भी सही है। JPP यानी जन परिचय पोर्टल सरकारी सेवा, ये भी सही है। तो इस प्रकार देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार सत्य है, यानी कौन इसमें सत्य है ये बताना है। इसमें देखिएगा 2022-23 में कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 लाख था, तो ये आपका सही है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। अंडा उत्पादन में सबसे अधिक योगदान आंध्र प्रदेश, तो देखिए कि आंध्र राज्य के नाम से भी जाना जाता है। मांस उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी बिहार नहीं होगा, मांस उत्पादन में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार देखिए 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग के बारे में सत्य है, यानी कौन इसमें सत्य है ये बताना है। तो इसमें देखिएगा अध्यक्ष इसके अभी अरविंद पनगड़िया हैं, एकदम सत्य है। अन्य सदस्य कितने होंगे, तो 4 होंगे। संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य है केंद्रीय कर एवं शुल्क का राज्यों को वितरित करना, ये आपका सही है। तो ये सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य बताना है, तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। साहित्य के लिए विक्रम सेठ, ये आपका एकदम गलत है। और इसके बाद देखिए शांति के लिए मारिया कोरिया को दिया गया है, एकदम सही है। अर्थशास्त्र के लिए जोएल मोकर,
और साथ में 2 व्यक्ति और मिला है, 2 व्यक्तियों को। चिकित्सा में भी 3 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें एक मेरी ई बिनको हैं। तो देखिए कि इस पे क्लास है, तो वो जाके देख सकते हैं, आसानी से सब याद हो जाएगा। तो ये आप देखिए 2, 3 और 4 ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो ये आपका हो जाएगा हीरालाल समारिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो ये आपका देखिएगा कि नागरिक सेवाओं में सुधार करना, शासन पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और लोकतंत्र को मजबूत करना, ये चारों सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा रवर्स कप फुटबॉल, ये आपका सही है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, ये भी सही है। डूरन कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। रंगा स्वामी कप पोलो नहीं होगा, ये आपका हॉकी होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है भारत रत्न पुरस्कार के बारे में कथन पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा प्रारंभ इसका कब किया गया? तो 1954 में किया गया, ये तो आपका सही है। मेडल की आकृति पीपल का जो पत्ता होता है उसी पे अंकित होता है और ब्रॉन्ज का होता है, तो ये आपका सही है। वर्ष 2025 में भारत रत्न डॉक्टर थेजो कुमारी, तो ये आपका देखिएगा कि थेजो कुमारी इन्हें मिला था, तो ये भी सही है। 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि दिया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी योजनाओं के बारे में असत्य है। तो सरकारी योजना कौन सा इसमें असत्य है, ये बताना है। सौभाग्य योजना हर घर बिजली पहुंचाना, इसका फोकस है, तो ये तो सही है। सूर्योदय योजना घरों की छत पर सोलर पैनल लगाना, ये भी सही है। पीएम कुसुम योजना, देखिए पीएम कुसुम योजना किसानों को सोलर पंप के लिए सरकारी सब्सिडी दिया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना ये सूक्ष्म ऋण सुविधा है, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें विचार करना है और बताना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 3,47,589 करोड़। असत्य कथन चुनना है, तो ये इतना नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है? 2.99, ये इतना नहीं है, 3 पॉइंट कुछ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। राज्य की कर आय में सर्वाधिक भागीदारी वाणिज्य कर है, ये आपका सही है। तो देखिए 1, 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, राज्य सरकार की 100 पैसे की बजटीय आय के संदर्भ में विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 45.49 पैसा, ये हो जाए 100 पैसे में बांटना है, ये आपका सही है। कर से आय, ये भी आपका सही है। केंद्र सरकार से सहायता 14.93 पैसा, ये आपका सही है। राज्य सरकार का कर राजस्व 18.93 पैसा, ये भी सही है। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 सभी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार कृषि विकास रोडमैप 4 के लिए वित्तीय व्यय लक्ष्य निर्धारित है, ये आपका हो जाएगा 1.62 लाख करोड़ रुपए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो कौन सा मिलान असत्य है ये बताना है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय आरा सही है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना, ये आपका तीनों का तीनों सही है। और इसके बाद देखिएगा कृषि फॉर एक्सीलेंस, ये आपका सारण दिया है, सारण नहीं होगा, ये आपका गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन इसमें चुनना है।
बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य उपलब्धता 6.64 केजी है, ये आपका सही है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 251 ग्राम प्रति व्यक्ति, ये आपका गलत है, इतना नहीं है, इससे ज़्यादा हो गया है। सबसे अधिक बिजली खपत आपका पटना में, ये सही है। प्रति व्यक्ति आय 76,490 रुपये हो जाएगा, ये भी सही है। देखिए ई लॉट्स एक वेब पोर्टल है जिसका संबंध है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कक्षा 1 से 12 तक का पाठ्य सामग्री तथा वीडियो से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो देखिए कि बिहार विश्वविद्यालय खेल की स्थापना आपका राजगीर में किया गया है, और आप जानते भी होंगे कि नालंदा जो है नालंदा जिला, तो उसी में राजगीर पड़ता है, और ये बिहार में सबसे ज़्यादा पर्यटन के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। गाया जी का नाम चेंज कर दिया गया है, गाया का नाम चेंज करके गाया जी कर दिया गया है, तो ये तो आपको पता ही होगा। पटना देखिएगा कि इसका राजधानी है बिहार का, और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। ये सब तो नॉर्मल जीके है, आपको याद ही होगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। बिहार में प्रयुक्त विभिन्न पोर्टल के बारे में सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। बिहान वन समस्त सरकारी राहत है, ये आपका। नीतीश ये देखिए कि आपदा से संबंधित है, और बिहान कृषि से संबंधित है। इंद्रवज ऐप ये पर्यटन नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका रियल टाइम जो बारिश है उससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन। विभिन्न नीतियों के संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसमें आप देखिएगा कि बिहार आईटी नीति 2024 ये आपका एकदम सही है। बिहार लॉजिस्ट नीति 2023 ये भी सही है। बिहार पर्यटन नीति 2023 ये भी सही है। बिहार स्टार्टअप नीति 2.0 ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार के संदर्भ में असत्य है, तो इसमें असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है, तो ये आपका हो जाएगा। कुल लोकसभा सीट कितना है? 40 है। कुल राज्यसभा सीट आपका 16 होगा, 17 दिया है, 16 होना चाहिए, ये 16 होगा। कुल विधानसभा सीट 75 सही है। कुल विधानसभा अच्छा ये विधान परिषद है, ये विधानसभा है, ये भी सही है। ये आपका गलत हो जाएगा, 16 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है 85 नंबर क्वेश्चन। बिहार के मंत्रियों के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है, तो देखिए कि उप मुख्यमंत्री प्रेम कुमार, और शिक्षा मंत्री सुशील कुमार, गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी, और वित्त मंत्री जितेंद्र प्रसाद यादव। इसमें आपको देखिएगा कि ये उप मुख्यमंत्री गलत है, प्रेम कुमार ये नहीं होंगे, बाकी ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन एग्जाम से एक सप्ताह पहले देख के जाना है, क्योंकि मंत्रियों का पद हमेशा इधर उधर होते रहता है। बिहार के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है। इसमें देखिए कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिम चंपारण सही है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से पटना सही है। सबसे साक्षर जिला गया नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा, रोहतास। और उसके बाद देखिएगा कि सबसे वन आच्छादित जिला कैमूर और पश्चिम चंपारण है, ये का सही है। पहला अगर चुना हो तो कैमूर, दूसरा का पश्चिम चंपारण हो जाएगा। देखिए पश्चिम चंपारण में आपका टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा का टाइगर रिजर्व भी बिहार में बनाया जा रहा है। किस जिला में बनाया जा रहा है ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। बिहार में नौपाषाण योगिन स्थान चिरांद बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो ये आपका सारण हो जाएगा। ये आपका 2000 ईसा पूर्व के आसपास का इसमें बात हो रहा है। इसके देखिए कि यहाँ पे हिरन के हड्डी से बना हुआ आपका औजार भी मिला है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का ऐतिहासिक दृष्टि से व्यापक महत्व है, इसमें क्या सत्य है, तो सत्य कथन का इसमें चुनाव करना है। प्राचीन गणराज्य वैशाली बिहार का ऐतिहासिक दृष्टि से व्यापक महत्व है, जिसमें क्या सत्य है। प्राचीन गणराज्य वैशाली ये आपका सही हो जाएगा। और देखिए वैशाली दुनिया का पहला गणतांत्रिक राज्य था, तो इसमें आप जरूर याद रखिएगा। उपनिषदों की रचना अंग क्षेत्र में हुआ था, ऐसा नहीं है कि उपनिषद का अंग क्षेत्र में हुआ था, ये सही नहीं है। आर्यभट्ट का जन्म और कर्म स्थान बिहार है, ये सही है। सदा नीरा नदी के रूप में गंगा नदी नहीं, सदा नीरा नदी कौन सी है, ये आप कमेंट करके बताइए।
तो ये तो गलत है, 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। मिथिला क्षेत्र से संबंधित राजवंश है, तो मिथिला क्षेत्र से संबंधित राजवंश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि कर्नाट, रघुवंशी वंश और अनवर वंश, ये तीनों का तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तीनों हैं। बिहार का वर्तमान स्वरूप अनेक विभाजनों के बाद विकसित हुआ है, इस प्रकार कितने विभाजन हुए हैं? तो अगर इसमें देखिए ये तो उटपटांग क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आंसर देखा जाए तो 3 विभाजन हुआ है अभी तक, अगर डेट वाइज देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान बिहार किस किस धर्म संप्रदाय का पवित्रतम स्थल है, यानी किसका किसका यहाँ से उदय हुआ है या पवित्र स्थल है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका जैन धर्म तो हो जाएगा, हिंदू धर्म हो जाएगा, बौद्ध, सिख, सभी के लिए ये आपका पवित्र स्थल है। 10वें गुरु गौरी गोविंद सिंह का यहाँ पे जन्म हुआ था, और बौद्ध धर्म तो यहीं पे उत्पत्ति हुआ है। जैन धर्म भी, हिंदू धर्म यहाँ पे जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है बिहार के शहर विभिन्न उद्योगों के लिए विख्यात है, इस संदर्भ में जो असत्य है, तो इसमें कौन सा असत्य है ये बताना है। तो इसमें देखिए कि मुंगेर सिगरेट आयुध कारखाना, ये आपका सही है। भागलपुर सिल्क, तो भागलपुर देखिएगा कि ये सिल्क तो सही ही है। बरौनी देखिए तेल और उर्वरक, बरौनी तेल और उर्वरक ये भी सही है। मधेपुरा सीमेंट, मधेपुरा नहीं डालमिया नगर होता है सीमेंट के लिए, डालमिया नगर फेमस है, मधेपुरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बिहार में सिंचाई के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है, तो असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा होता है, सर्वाधिक नहर सिंचाई सासाराम में होता है। सासाराम देखिए कि धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा धान की खेती इसी डिस्ट्रिक्ट में होता है। नहर विकास गंडक और सोन नदी पे है, तो ये आपका सही है। कुल कृषि क्षेत्र का सिंचित भाग 16% है, 16% नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही है, सिंचित क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 94 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार का देशांतरीय विस्तार है, तो बिहार का अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, तो 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री हो जाएगा। वहीं पे अगर उत्तरी अक्षांश का बात किया जाए तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी अक्षांश कितना हो जाएगा, तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेके आपका 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के बीच में है, तो ये 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश आप याद रखिएगा। तो ये अक्षांश अगर आपसे पूछेगा तो 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में, और वहीं पे देशांतर पूछेगा तो आपका 83 से लेकर 88 डिग्री के बीच में होगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्षा से संबंधित तथ्य असत्य हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा तथ्य असत्य है। चलिए इसे देखा जाए, इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि औसत वर्षा 1205 ml होता है, 120 डेसिबल में ये अगर देखा जाएगा तो हो जाएगा, तो अगर डेसिबल पूछेगा तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि ml में पूछा है, तो 1200 तो होता है, तो लगभग 1200 के आसपास दिया है, तो मान सकते हैं कि ये सही हो सकता है। अवधि आपका गलत हो जाएगा, 52 दिन का अवधि नहीं होता है, इसमें आपका अवधि जो होता है ये 120 दिन के आसपास होता है। और वर्षा का मुख्य रूप मानसूनी है, मानसून के समय ही आता है, तो ये आपका तो सही हो जाएगा। वर्षा आगमन होता है जुलाई में, जुलाई में नहीं होता है, आपका 13 से 15 जून के बीच में वर्षा बिहार में आगमन हो जाता है। और ये भारत का मैप देखिएगा तो यहाँ पे केरल है, तो केरल से तट के आपका 5 जून को टकराता है, 5 या 6 जून को। अगर 2-3 दिन लेट हो गया तो समझिए कि अरबों रुपया का यहाँ पे हानि हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 जून को टकराता है, और यहाँ से 3 धाराओं में बढ़ जाता है, तो एक धारा जो बिहार के तरफ आता है ये 13 से 15 तारीख को आ जाता है जून में, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसमें देखिएगा कि आपका गलत कौन कौन है,
तो अगर देखा जाए तो 2 गलत है पूरी तरीक़ा से और 4 गलत है। तो इसमें 2 और 4 तो दिया नहीं है, तो इसे अगर मान लिया जाए तो 2, 4, 3 ये भी नहीं दिया है। और वर्षा का आगमन मानसूनी, ये चारों का चारों गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कोई भी एक्यूरेट नहीं दिया है एनसीईआरटी के हिसाब से। और अब जो टेस्ट मारिएगा तो उसमें आंसर आपका गलत दिया गया है, इसमें ए दिया गया है, यानी कोई गलत नहीं है, इसमें लगभग सब गलत है। तो टेस्ट मारिएगा पीडीएफ में तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा और गूगल पे या एनसीईआरटी से सर्च कर लीजिएगा। हम इसको सर्च किए हैं या जानते भी हैं, तो ये आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। इसमें है कि गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितना है। तो आप जानते हैं कि गंगा नदी का लंबाई 2525 किलोमीटर में है और ये भारत के सबसे लंबी नदी है। तो अगर देखिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी हो जाएगा। वहीं पे अगर पूछ दिया कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उस समय ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्योंकि देखिए कि ब्रह्मपुत्र ये 3 देशों में इसका प्रवाहित होता है और गंगा नदी तो 2 देशों में ही प्रवाहित होता है, भारत और बांग्लादेश में। लेकिन ब्रह्मपुत्र देखिए कि चेमा युंगडुंग से निकलते हुए और तिब्बत से निकलते हुए ऐसे आता है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए फिर पूरा पूर्वी भारत प्रवाहित होते हुए आपका पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश होते हुए ये जाके बंगाल के खाड़ी तक पहुंचता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अगर देखा जाए कि क्या पूछ रहा है कि गंगा नदी बिहार में लंबाई है, तो बिहार में लंबाई पूछ रहा है तो 445 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होता है। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा पटना में प्रवाहित होता है, ये भी आप याद रखिएगा, पटना डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सौरमंडल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सौरमंडल से कथित निम्न कथन पर अगर विचार किया जाए और इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है, तो देखिएगा बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो देखिए कि ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 गलत हो गया है। शुक्र यहाँ पे आपका होना चाहिए, तो शुक्र रहता तो सही हो जाता। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब अगर कराए तो मान लीजिए कि ये हम लोगों का सूर्य हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सूर्य के जैसा बना दिया जाए। अब इससे दूरी के हिसाब से देखिएगा तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आएगा, तो सबसे पहले आपका बुध आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन बुध ग्रह सबसे नज़दीक होते हुए भी सबसे गर्म नहीं है। इसके बाद आता है शुक्र, तो ये आपका शुक्र हो गया। तो ये याद रखिएगा कि बुध जो है सबसे नज़दीक ग्रह है और सबसे छोटा भी ग्रह है, और शुक्र जो है ये आपका सेकेंड नंबर पे आता है और ये सबसे गर्म ग्रह है। तो ये आप याद रखिएगा। और शुक्र के बाद अपना ग्रह आता है पृथ्वी, तो ये पी यानी पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद मंगल आता है और मंगल के बाद देखिए बहुत सारा क्षुद्र ग्रह आता है और इसके बाद बृहस्पति आ जाएगा और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद आपका शनि आ जाएगा और शनि के बाद देखिएगा कि अरुण आ जाएगा, अरुण के बाद वरुण आ जाएगा। तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह होता है क्योंकि सबसे अंतिम में है और सबसे ज़्यादा इसको सूर्य का चक्कर लगाने में समय लगता है और सबसे कम लगता है बुध का। तो ये सब याद रखेगा। एकमात्र जिस पे जीवन है तो ये पृथ्वी हो जाएगा। और पृथ्वी के भगने या पृथ्वी के बहन ये सभी आपका शुक्र को बोला जाता है, क्योंकि साइज वाइज देखिए तो शुक्र ऐसे है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लौ ऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा है तो ये लाल दिखाई देता है। और बृहस्पति आप जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा शनि का जो है ये आपका सबसे ज़्यादा उपग्रह है। जैसे कि पृथ्वी का चांद है वैसे ही शनि का उपग्रह सबसे ज़्यादा है। तो ये आप याद रखेगा थोड़ा सा। और इसके बाद पहला तो गलत हो गया। शनि का उपग्रह गैनीमेड, ये शनि का उपग्रह नहीं है, ये बृहस्पति का उपग्रह है और ये सबसे बड़ा सौरमंडल का उपग्रह है। सौरमंडल का मतलब हो गया जो सूर्य का परिवार है उसी को सौरमंडल बोला जाता है। तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 2 तो ऐसे ही गलत हो गया। नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा है, ये आपका एकदम सही है। फोबोस और डेमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये भी आपका सही है।
तो 3 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ना भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे से नहीं उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? तो देखिएगा, आप अगर पृथ्वी के मैप देखे होंगे जिसमें अक्षांश को दर्शाया गया है, तो ये आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचा जाता है ऐसे दो, तो ये जो होता है ये आपका देशांतर और ये आपका अक्षांश होता है। तो 180 रेखा खींचा गया है और एक रेखा के बीच में 4 डिग्री होता है, तो उसी पे आप निकाल सकते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे लोग, नहीं तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा कि ये आपका एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे से नहीं उतरता है, तो वो कहाँ उतरेगा? तो देखिए कि वो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री उसका पूर्वी देशांतर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूवैज्ञानिक परिघटना भूकंप के कारण के संदर्भ में विचार कीजिए? तो भूवैज्ञानिक परिघटना आपका सत्य कथन बताना है। तो अगर इसमें देखिएगा तो भ्रंश का विकसित होना ये एकदम सही है। अगर भ्रंश विकसित होगा तो वैज्ञानिक परिघटना भूकंप के कारण बन सकता है। भ्रंश के साथ गतिशील, तो जो भ्रंश होता है और उसके साथ अगर गतिशील पृथ्वी का है तो ये भी कारण बन जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार और उत्पन्न, तो देखिए कि पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा निकलता है तो इसके कारण भी बहुत सारा गैस निकलता है, जिसके कारण वहाँ पे भूकंप आने की संभावना बन जाता है और आता भी है। चट्टानों का वलय, चट्टानों का वलय भी जब चट्टान टूट के गिरता है तो उसके कारण भी आपका भूकंप आता है। तो ये चारों का चारों आपका सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 100वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है इसे वो बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सांता आना, ये कैलिफोर्निया में ये आपका सही है। हुबूब ये सूडान हो जाएगा। यामो ये जापान हो जाएगा। मिस्ट्रल ये आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। मिस्ट्रल जो पवन होता है ये आपका फ्रांस के सेन घाटी में प्रवाहित होता है, तो ये आप देखिएगा कि गलत हो जाएगा। ये सभी आपका पवन का नाम है। जैसे कि भारत में लू चलता है, और लू कहाँ चलता है सबसे ज़्यादा? तो पटना और दिल्ली के बीच में चलता है, ये आप याद रखिएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा था कि लू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ चलता है, तो पटना और दिल्ली के बीच में चलता है और इसका ऊंचाई 8 से 9 किलोमीटर ऊपर से लेके ज़मीनी स्तर पे भी चलता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका 100 का राइट आंसर डी सही हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रूर क्षेत्र किस देश में है? तो रूर क्षेत्र तो आप जानते ही हैं कि कहाँ पे है, ये आपका जर्मनी में है और यहीं से देखिएगा प्रभावित होके झारखंड में भी जो सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है उसको रूर क्षेत्र बोला जाता है। तो ये देखिए ओरिजिनल वाला रूर से कहाँ पे है? जर्मनी में है, जहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका देखिएगा ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर एकदम सही है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर ये भी सही है। गल्फ स्ट्रीम, अच्छा हम्बोल्ट धारा कहाँ दिया है? उत्तरी प्रशांत महासागर, ये हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर होना चाहिए, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि गलत ही बताना है, और ये आपका सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलास धारा ये हिंद महासागर, तो ये आपका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए कि पिग्मी जो जनजाति होता है लोग, तो ये कांगो जो नदी है
तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है और इसी के आसपास में ये पिग्मी जनजाति रहता है लोग। और यहाँ पे देखिएगा कि जो कांगो नदी है, यहाँ पे पेड़ पौधा बहुत बड़ा बड़ा होता है और ये पिग्मी जनजाति इसी के ऊपर अपना घर बना के रहता है लोग। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें महाद्वीप और मरुस्थल दिया गया है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था एक बार और देख लिया जाए। 97 बिहार, अच्छा अफ्रीका के पिग्मी जो ये है, ये आपका कांगो जो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसके लिए सॉरी। और भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटती है। नील नदी अगर देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी का देन कौन सा देश है, तो मिस्र हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कि लिम्पोपी जो नदी है, लिम्पोपी, ये आपका 2 बार मकर रेखा को काटती है, तो ये आप याद रखिएगा। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को मिलाना है। तो ये महाद्वीप हो जाएगा और यहाँ पे मरुस्थल हो जाएगा। तो इसके बारे में बताना है। इसमें मिस प्रिंटिंग बहुत दिया है आंसर का, तो इसीलिए थोड़ा सा मिलान करना पड़ रहा है अच्छा से। यहाँ पे देखिएगा कि आपका एशिया में कौन सा मरुस्थल हो जाएगा। तो एशिया में इसमें देखिएगा कि गोबी जो मरुस्थल है ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद देखिएगा कि अफ्रीका में तो आप जानते ही हैं कि कौन सा होगा, ये कालाहारी हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका में आपका मोजाबे हो जाएगा और दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा हो जाएगा। सहारा अफ्रीका में है और सबसे बड़ा ये मरुस्थल है। मरुस्थल मतलब हमेशा ये मत सोचिएगा कि गर्म स्थल जो रहता है तो वही मरुस्थल होता है। ठंडा स्थल यानी मरुस्थल, यहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधा ना हो उसे बोला जाता है। तो बर्फ़ से ढका हुआ भी अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे पेड़ पौधा और जीवन नहीं है तो उसे मरुस्थल बोला जाता है। तो 1 का 4 देखिएगा, इसमें दिया गया है, ये कट गया और ये कट गया। बी का आपका अफ्रीका का देखिएगा 3 हो जाएगा, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से तत्व कौन सी एक हिमालय और वनस्पति की जाति नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमालय की कौन सी वनस्पति की जाति नहीं है। तो महगोनी जो है ये हिमालय की जनजाति नहीं है। महगोनी ये उष्णकटिबंधीय वनों की जनजाति होता है। भूमध्य रेखा के आसपास में ये बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जूनिफर, स्प्रूस, सिल्वर फर ये छोटा छोटा और कांटेदार ये पेड़ होता है लोग, तो ये तीनों इसमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि गलत बताना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। खेती दिया गया है और खेती का नामकरण दिया गया है, यानी कि बायोलॉजी में से किस नाम से जाना जाता है या वैज्ञानिक नाम इसका क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर इसे बोला जाता है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी बोला जाता है और सब्जियों की खेती को ओलोरीकल्चर यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे हर्टिकल्चर दिया गया है। हर्टिकल्चर बागवानी के लिए उपयोग किया जाता है और सब्जियों के लिए ओलेरीकल्चर बोला जाता है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ओलेरी। और यहाँ पे देखिएगा कि फलों की खेती पोमोलॉजी, तो ये सभी आपका सही हो जाएगा, ये गलत है। तो ये राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर आपका बागानी कृषि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, वेद और उनके संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वेद तो आप जानते ही हैं कि 4 वेद हैं और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। और सबसे नया वेद आपका कौन सा हो जाएगा, तो अर्थवेद हो जाएगा।
यहाँ पे उसका ये बताया गया किससे क्या क्या संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखेंगे लोग, पहला में दिया गया अर्थवेद औषधियों से संबंधित है, एकदम सही है। इसमें औषधि, भूत प्रेत, जीवन से संबंधित तंत्र विद्या, ये सब इसमें दिया गया है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, ये भी आपका सही है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान की विधि, तो इसमें जो बलि के समय मंत्र पढ़ा जाता था तो उसके बारे में बताया गया है, तो ये भी सही है। सामवेद जादू टोना, जादू टोना आपका अर्थवेद हो जाएगा, सामवेद नहीं होगा। सामवेद गायन का ये है, सुबह और शाम को जो गाया जाता था गीत, तो उसमें ये रागों के बारे में बताया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 110 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, संगीत के उद्भव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का यहाँ पे पहचान करना है। तो इसमें देखिएगा, भारतीय संगीत की पारंपरिक वैदिक छंदों से स्थापित हुई है, ये एकदम सही है कि वैदिक छंद से ही सबसे पहले देखने को मिलता है। अर्थवेद संगीत के प्राचीनतम स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है, ये एकदम गलत है। अर्थवेद के जगह पे यहाँ पे सामवेद होना चाहिए, तो ये आप याद रखिएगा। अर्थवेद जादू टोना और जीवन से संबंधित जो क्रियाकलाप है उससे संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलिंद पनो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें किस किस के बीच संवाद हुआ है। तो इसमें देखिए कि मिलांडर और नागसेन के मध्य संवाद को मिलिंद पनो बोला जाता है। मिलिंद यानी कि मिलिंद का प्रश्न हो जाएगा, और यहाँ पे मिलांडर को ही मिलिंद बोला गया है और उसका नाम भी उपनाम था। तो ये क्वेश्चन पूछता है नागसेन से, तो वही प्रश्नों का उत्तर देते हैं नागसेन और उसी का संकलन इसमें किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 112 नंबर, इसमें देखिएगा कि आपका निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें सही सुमेलित करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो मृक्ष कटकम, ये आपका शूद्रक है, ये आपका सही है। और उसके बाद देखिए कि बुद्ध चरित ये नहीं होगा। बुद्ध चरित किनके द्वारा लिखा गया है, तो बाण भट्ट के द्वारा शायद लिखा गया था। एक मिनट, ये आपका बुद्ध चरित जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। अश्वघोष बुद्ध के अनुयायी थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, इसमें आपका मौर्य काल के बारे में मिलता है। हर्षचरित वान भट्ट, ये हर्षवर्धन के जीवनी यहाँ पे मिलता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, महाजनपद काल में बिहार और उसके वर्तमान क्षेत्र कौन से सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ये आपका वजी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी एकदम सही है। अंग, भागलपुर, मुंगेर ये भी सही है। मगध, पटना और गया ये भी सही है, तो डी सही हो जाएगा उपयुक्त आपका सभी। यहाँ पे देखिए कि 3 आपका महाजनपद दिया गया है, टोटल 16 महाजनपद है, जिसमें से आपका 3 बिहार में है और 8 आपका यूपी में है, तो 11 हो गया। एक आपका साउथ में है, तो 12 हो गया। 2 पाकिस्तान में है, तो 12, 2, 14 हो गया। एक आपका जयपुर में है और एक आपका माहिष्मती मध्य प्रदेश में है। तो इसके बारे में तो डिटेल में हम समझाए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, निम्न में से कौन सा महाजनपद के संदर्भ में असत्य है। तो महाजनपद के संबंध में असत्य कथन इसमें चुनना है। पहला में दिया गया अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, एकदम सही है, आंध्र प्रदेश में था। बिहार में 3 महाजनपद थे, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8 महाजनपद यहाँ पे था, तो ये भी आपका सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुध और उनसे संबंधित मुद्राएं को सुमिलित करना है, यानी कौन सा मुद्रा उनसे क्या दर्शाता है। तो देखिए कि धर्म चक्र मुद्रा ये धर्मोत्देश्य दर्शाता है, तो एक का आपका 2 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही मिल गया। ध्यान मुद्रा चिकित्सा बुद्धि को दर्शाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और भूमि स्पर्ध मुद्रा ये आपका ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है, और अभय मुद्रा निर्भयता को दर्शाता है, तो ये आपका राइट आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली ये एक मंदिर का कला है,
जो कि 3 भागों में भारत में विभाजित है। अगर भारत का मैप देखिएगा तो थोड़ा सा हम अगर समझा दें तो जैसे कि ये आपका भारत का मैप है, ऐसे है। तो यहाँ भारत को 3 भागों में बांट दीजिए। एक यहाँ, इसके बाद उत्तर भारत हो जाएगा इसके ऊपर, और इसके नीचे हो जाएगा दक्षिण भारत, और ये बीच में मान लीजिए कि मध्य भारत। तो देखिएगा कि जो नागर शैली है ये उत्तर भारत का आपका मंदिर कला है, और जो द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत का मंदिर कला है। इसमें बहुत सारा डिफरेंट होता है, तो वो तो डिटेल में पढ़ा जाएगा। और देखिए कि दोनों का मिश्रण जो होता है मध्य भारत में देखने को मिलता है, जिससे कोणार्क मंदिर हो गया, ये सब मंदिर में पुरी मंदिर, ये सब में देखिएगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का मिश्रण मिलता है, तो इसे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी में भारतीय मंदिर वास्तुकला की मुख्य शैली ये दर्शाया गया है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 117 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर के विषय के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का पहचान करना है। तो इसका निर्माण वलय राजाओं के द्वारा किया गया था। ये देखिए कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में अवस्थित है, और इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। यह कंदरिया महादेव मंदिर को भारतीय स्थापत्यकार का सर्वोत्तम कला माना जाता है। अच्छा, इसका देखिएगा कि ये पल्लव राजा दिया गया है, तो पल्लव राजा नहीं होगा, ये चंदेलों के द्वारा बनाया गया था, तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा का में देखिएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर शिल्प कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ये आपका सही है, ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार देखिए कि 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 117 के बाद अगला क्वेश्चन है, यह तंजावुर में स्थित एक मंदिर है जो समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंची है। इसे राजराजेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। उपयुक्त विवरण किस मंदिर के विषय में है, ये डिफिनेशन दिया गया है और बताना है कि किस मंदिर के बारे में ये पूछा गया है। तो ये मंदिर राजराजेश्वर के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये विंध्येश्वर मंदिर के बारे में ये डिफिनेशन बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ललित गिरी, वज्रगिरी तथा रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर अगर देखिएगा कि ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ओडिशा में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। पहाड़ का नाम है ये। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा, इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, एकदम सही है कि नृत्य में भावना ही दिखाया जाता है, और मध्यकालीन मंदिरों के स्थापत्य से नृत्य की झलक मिलती है, ये भी सही है कि जब मंदिर था लोग उसमें दासिया डांस करता था लोग, मंदिर तो अभी है लेकिन अब दासी प्रथा खत्म हो गया है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली का जन्मदाता कौन है, तो कव्वाली जो होता है अभी भी कव्वाली होता है, तो उसका जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा, पहला में दिया गया सांख्य दर्शन, तो देखिए कि ये दर्शन को इसमें दर्शाया गया है, तो सांख्य दर्शन कपिल ऋषि, ये एकदम सही है। लोकायत चवार्क हो जाएगा, ये भी आपका सही है। वेदांत शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। न्याय कनाद आपका देखिएगा कि नहीं होगा। न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम के द्वारा दिया गया था, तो ये आप याद रखिएगा, ये न्याय दर्शन कौन दिए थे, तो गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया था। और देखिए कि कनाद ऋषि वैशेषिक दर्शन दिए थे, जिसमें परमाणुवाद का सिद्धांत मिलता है, तो वैशेषिक दर्शन याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पंचांग और उनके शासन के संदर्भ में सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो विक्रम संवत विक्रमादित्य हो जाएगा 319 ईस्वी के आसपास में। और शक संवत देखिए कनिष्क, ये भी सही है।
गुप्त संवत देखिए चंद्रगुप्त, ये भी आपका सही है। तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला ये देखिए कि जो शक संवत है ये अभी भी चलता है। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुआ स्पाही सी अस्पा प्रणाली की शुरुआत किया था? तो इसका राइट आंसर आपका जहांगीर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया गया 1857 के विद्रोह के प्रमुख क्रांतिकारी और संबंधित क्षेत्र, यानी कि कौन कहाँ से ये विद्रोह किया था। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो बख्त खां जो था ये दिल्ली के थे, और मौलवी अहमदुल्ला ये सबसे ज़्यादा परेशान किए थे अंग्रेज़ों को। तो इसका हो जाएगा आपका अवध के थे। कुंवर सिंह तो आप बिहार के आरा जिला, जो उस समय 89 वर्ष के थे और सबसे ज़्यादा ये लड़े थे, बहादुरी भी दिखाए थे। ये भी माना जाता है कि जब एक नदी पार कर रहे थे तो उनके हाथ में चोट लग गया था और वो हाथ ही काट के अपना नदी में प्रवाहित किए। तो इनके बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। नाना साहब ये कानपुर के थे और ये झांसी की रानी के साथ मिल के विद्रोह किए थे। तो ये सभी डिटेल में हम लोग देखेंगे लोग। तो एक का आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए कि ये दोनों कट गया, बी का आपका 1 दोनों में दिया गया है, सी का आपका आरा यानी कि 3 हो जाएगा, तो ये आपका कट गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 125 के बाद अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संस्था और स्थापना काल दिया गया है, तो इसमें बताना है कि कब इसका स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे आपका मिलान करना है। तो देखिए पूना सार्वजनिक सभा ये कब किया गया था? तो 1870 में किया गया था। तो एक का आपका 2 हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। तो देखिए कि 1 का 2, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये इसका 1892 हो जाएगा, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये आपका 1851 हो जाएगा, और मद्रास सभा ये आपका 1884 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसमें कौन कौन है जो कांग्रेस का अध्यक्षता किए? थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में पढ़ लिया जाए। तो देखिए कि कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में होता है और दिसंबर माह में होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और साथ में याद रखिएगा संस्थापक कौन है, तो ए हो हुम है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें कौन कौन किए थे। तो ए हो हुम तो इसके संस्थापक है, ये नहीं किए थे। तो एक जहाँ पे काट दीजिए, ये कट गया। बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, ये एकदम सही है। उसके बाद रमेश चंद्र भी, ये भी सही है। विजया लक्ष्मी पंडित ये आपका नहीं होगा, तो फोर्थ नहीं होगा, तो फोर्थ इसमें दिया गया है, ये कट गया। गोपाल कृष्ण गोखले 2 बार किए थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादक किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि जो कांग्रेस गठबंधन या संगठन था, तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। उससे बाद एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस में सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन हैं? तो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। 1940 से लेकर 45 तक लगातार 5 वर्षों तक थे, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है गदर पार्टी से संबंधित। तो इसमें देखिएगा कि आपका इसकी स्थापना 1915 में किया गया था। गदर पार्टी का स्थापना 1915 में नहीं, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो पहला ही गलत मिल गया। लाला हरदयाल, भगवान सिंह रामचंद्र और सोहन सिंह भाकना आदि गदर पार्टी के प्रमुख नेता हैं। इस पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इस पार्टी की विचारधारा धार्मिक से प्रभावित नहीं थी। ये तीनों सही है और पहला गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1935 के बाद भारत सरकार के कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहां पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त प्रांत में गैर कांग्रेसी सरकार, ये नहीं होगा तो ये तो कट गया। बंगाल सही हो जाएगा और पंजाब, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा तो बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? व्यक्ति और पेशा दिया गया है यहाँ पे, तो ये बताना है। इसमें पहला ऑप्शन देखिएगा कि यूसुफ मेहर अली ये शायर थे, तो ये देखिएगा कि वर्ष आपका ये शायर नहीं थे, ये आपका एक धार्मिक नेता थे और पाकिस्तान के मांग में इनका भी प्रमुख हाथ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ए से बरेली पत्रकार ये सही है, मोहम्मद हबीब इतिहासकार ये भी सही है, सरदार जाफरी शायर ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन 1 और कथन 2 दिया गया है और इसमें आपको चुनना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, ये एकदम सही है। विरोध में कांग्रेस के जितने जीत के आए थे लोग 8 प्रांतों में सभी दे दिए। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने की निर्णय को स्वीकृत नहीं किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा बोला गया कि अगर कोई युद्ध लड़ रहा है तो उसके पीछे नहीं, मतलब कि अगर कोई विपत्ति में है तो उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, तो ये दोनों का दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? यानी कि कौन दिया था करो या मरो का नारा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिया गया था और गांधी जी के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, किसके साथ संबंधित है ये पूछा जा रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिया गया था गांधी जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित हुई थी? तो समानांतर सरकार का अगर बात किया जाए तो आपका बम्बई के पुणे ज़िले में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, बिहार के भागलपुर में, बंगाल का मिदनापुर नहीं होगा, तो 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बलिया में भी था तो ये नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो सहायक संधि देखिएगा कि ये किया गया था लॉर्ड वेलिस्ली के द्वारा शुरुआत, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कब सबसे पहले आया था? तो लॉर्ड कर्जन देखिएगा कि आपका कब से कब हो जाएगा, 1899 से 1905, तो 1905 याद रखिएगा। और चेम्सफोर्ड देखिएगा कि ये 1916 से 1921 तक था। और लॉर्ड हार्डिंग देखिएगा कि ये आपका 1910 से 16 हो जाएगा। और लॉर्ड इरविन आप तो जानते हैं इरविन समझौता, ये 1926 से 1931 तक था। तो अगर सजाना है तो सबसे पहले कौन आएगा? लॉर्ड कर्जन ही आएगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद चेम्सफोर्ड आ जाएगा, फिर आपका लॉर्ड हार्डिंग और फिर लॉर्ड इरविन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 137 नंबर क्वेश्चन में रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ रेखा तो जानते हैं कि भारत पाकिस्तान की रेखा को रेड क्लिफ बोला जाता है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये क्यों बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पाकिस्तान भारत के सीमा को रेड क्लिफ बोला जाता है। और मैकमोहन रेखा किसके बीच का है? तो भारत चीन हो जाएगा। और डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान हो जाएगा, तो ये सभी आपको याद रखना है। 0 डिग्री रेखा ये आपका भारत बांग्लादेश हो जाएगा। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो अंतरिम सरकार में देखिए कि राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? तो खाद्य और कृषि मंत्रालय के प्रमुख बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को गठित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है 139 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो कालक्रम में बताना है कि कौन सा कब हुआ था। होम रूल लिंक तो ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं लोग कि कब हुआ था। और देखिए चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1917 हो जाएगा। तो जो भी पहले आपको पता हो उसको लिखते जाइए। अहमदाबाद मेल ये आपका 1918 हो जाएगा। इसमें देखिए एक वर्ष का नहीं दिया गया है कि आपका ज़्यादा दिक्कत होगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 हो जाएगा। ये 1914 से 1918 तक चला था। होम रूल लीग देखिएगा कि होम रूल लीग कब चलाया गया था, तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। ये आपका 1916 होना चाहिए, 1916 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर मिलान करते हैं तो सबसे पहले कौन आएगा, तो एक आएगा। अच्छा, सबसे पहले आपका कौन आ जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914, और उसके बाद 1916, फिर आपका 17, फिर 18। तो ऑप्शन नंबर बी में सही सुमेलित किया गया है। तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 140। निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1922 में। और इसमें शामिल कौन कौन थे, तो मोतीलाल घोष नहीं थे, चित्तरंजन दास ये आपका सही हो जाएगा, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू भी नहीं थे। तो 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब मैथ से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। एक घड़ी के डायल पर केवल बिंदु समय दर्शाता है, दर्पण में देखने पर उसकी सुइयां 9:30 दर्शाती है, वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय देखिएगा कि ये आपका 9:30 दर्शा रहा है। तो घड़ी देखिएगा कि यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका 6 बजता है। तो ये अगर यहाँ इसके आसपास में है तो इसका विपरीत ठीक कितना हो जाएगा, आपका 2:30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा होगा। तो ये तो आप गिन के भी बता सकते हैं। इसका अगर व्याख्या किया जाए तो बुधवार हो जाएगा। तो ये आप बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र सी तथा एक पुत्र डी की माता है, ए की ई माता है, सी विवाहित है और उसका एक पुत्र है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको सिर्फ मैप पे बैठाते जाना है तो आंसर बन के निकल जाएगा। इसका डिस्क्राइब नहीं कराएंगे, क्लास जो चल रहा है रीजनिंग का उसको देख लीजिएगा तो आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें से कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वो इस घोल का 50% हो जाए। तो कितना मिलाना चाहिए, तो देखिए कि 300 ग्राम का 40% है तो ये आपका 10% अगर देखा जाए तो 30 हो जाएगा, और 40% बोल रहा है तो यानी कि 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, ये 120 इसका 40% निकल के आएगा। अब 140 और उसमें कितना मिलान कर दिया जाए, तो इसमें 140 अगर घटा देंगे तो इसमें कितना बचेगा, 180 बचेगा, और इधर अनुपात में 120 बचेगा। तो इसमें कितना मिलाया जाए, तो 60 मिला देंगे तो 180 नहीं हो जाएगा, तो 60 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुपात का क्वेश्चन है, ऐसे आप बना सकते हैं। समान आयतन वाले 3 गिलास में पानी के साथ मिश्रण अम्ल है, अम्ल पानी का अनुपात कितना है, 2:3, 3:4, 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थों को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कि अनुपात से पहले आपको तोड़ के इसको निकालना होगा। तो इसका निकाल लीजिएगा, आपका 401 अनुपात से 544 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई मूलधन
15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/5 वर्षों में बढ़कर 4,205.55 रुपये हो जाता है। मूलधन निम्नलिखित में से कितना होगा? तो मूलधन का सूत्र तो आप जानते ही हैं, उस पर आप निकाल सकते हैं। मूलधन यानी कि ए बराबर पी आपका हो जाएगा A+R/100 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका समय आ जाएगा। तो इस पर निकालिएगा, आसानी से निकल जाएगा, और इसका राइट आंसर देखिएगा कि 3,000 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी कार्य को क्रमशः 13 दिन और 17 दिन में कर सकते हैं, यानी ए 13 दिन और बी 17 दिन। ए कार्य शुरू करता है और वह बारी बारी से, अर्थात एक दिन में एक दिन व्यक्ति काम करता है, यानी एक दिन काम करता है, एक दिन विश्राम करता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो ये समय और कार्य का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखिएगा 149 का क्वेश्चन नंबर इतना दिया गया है, और इसे मान पे बैठा के आपको निकालना है। तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यदि इतना का मान दिया गया है तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान निकालना है इसमें। तो ये आपका हो जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर, इसको सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा, इसका ऑटोमेटिक ए का मान निकल जाएगा। बोडमास के नियम पे निकाल दीजिएगा, तब भी आसानी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि 150 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो रहा है, और इसके अलावा भी बहुत सारा टेस्ट सीरीज है, तो सभी करा देंगे, सभी प्रकाशन का। तो यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।